आज के यानी कि 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात के घाट लोडिया से बीजेपी विधायक हैं ये भूपेंद्र पटेल, इन्हीं को गुजरात का नया मुख्यमंत्री नामित किया गया है। कल ही हमने पढ़ा था कि अभी तक गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के 17वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, इन्हीं से मिलता जुलता नाम है भूपेंद्र यादव का। कौन है ये आपके पर्यावरण मंत्री हैं। और एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं अभी तक किन किन राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपने देखा असम के मुख्यमंत्री बने थे हेमंत बिस्वा शर्मा, केरल के दूसरी बार बने पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के बने थे एमके स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं, पुडुचेरी के एन रंगासामी बने, कर्नाटक के बसवराज बम्मई बने और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बने थे। और अभी एक आध दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था 4 राज्यों में गवर्नर अदला बदली किए गए थे। बनवारी लाल पुरोहित ये तमिलनाडु के थे, तो अब ये पंजाब के गवर्नर बन गए। RN रवि ये नागालैंड के गवर्नर थे, ये तमिलनाडु के गवर्नर बन गए। और जगदीश मुखी ये आसाम के गवर्नर हैं, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया नागालैंड के गवर्नर का। और उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब उत्तराखंड के गवर्नर बन गए हैं गुरमीत सिंह। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। बाकी गुजरात के बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी टाइम आउट के द्वारा जारी विश्व के 37 बेहतरीन शहरों की सूची में प्रथम शहर कौन सा है? तो आंसर होगा यूएसए का सैन फ्रांसिस्को। तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान है टाइम आउट और इसने विश्व के 37 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पे यूएसए का सैन फ्रांसिस्को है, दूसरे स्थान पे नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। और इन 37 बेहतरीन शहरों में भारत का एक भी शहर नहीं है। बाकी देखो कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में आपको रिवाइज करवाता हूं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 आया था। तो पहले स्थान पे चाइना था, दूसरे स्थान पे भारत आ गया और तीसरे स्थान पे यूएसए चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा था? नॉर्वे रहा था। भारत 131 नंबर पे था। इसको जारी किसने किया था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। टॉप पे था न्यूजीलैंड, भारत 63 पे है। और अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछे, टॉप पे स्विट्जरलैंड था और भारत 48 नंबर पे था। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछे, टॉप पे आइसलैंड रहा था, भारत 140 नंबर पे रहा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा जाए, टॉप पे फिनलैंड था, भारत 139 नंबर पे था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछे तो इसमें भारत 94 नंबर पे था। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने स्पेन में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा देबू ज्योति मिश्रा। तो संगीतकार हैं ये देबू ज्योति मिश्रा और इन्होंने फिल्म निर्माता हरि विश्वनाथ की फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। क्या नाम है? देबू ज्योति मिश्रा। सुजाना क्लार्क का नाम याद है क्या? कल पढ़ा था इनके बारे में हम लोगों ने। ब्रिटिश लेखिका है और अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फ्रिक्शन अवार्ड जीता इन्होंने। नमिता गोखले की बात करेंगे, 7वां यामिन हजारिका पुरस्कार जीता इन्होंने। और भंवर सिंह सामोर, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको अपनी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। और देखो, जब भी बात है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, तो वैसे तो ये कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। सारे आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मुश्किल भी हो जाएगा। 3 आप याद रख लो, एक तो हिंदी का, अंग्रेजी का और ये संस्कृत भाषा का। हिंदी में मिला था अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। अंग्रेजी का मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो वो 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये हरियाणा से हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रोवर हैं, भाला फेंकते हैं ये। और उसी में इन्होंने गोल्ड दिलाया था भारत को। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर।
और अभी इन्हीं को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। आपको याद होगा RBI ने भी इनको डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए चुना था और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मना रहे इन्हीं के सम्मान में। पुणे में आर्मी इंस्टीट्यूट के परिसर में जो स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया था। बाकी मीराबाई चानू की बात करेंगे तो ये वेटलिफ्टर है और 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल इन्होंने जीता था। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था। वैसे अभी एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अवनी लेखरा की बात करेंगे तो टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत का पहला गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने और 50 मीटर में भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था और ऐसा करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ये राजस्थान की हैं, ये शूटर हैं और अभी राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और अवनी लेखरा से आपको याद होगा टोक्यो पैरालंपिक में आपको बताया उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन थे? टेकचंद थे, लेकिन समापन समारोह में फ्लैग बियरर रही थी अवनी लेखरा। बाकी वंदना कटारिया ये हॉकी टीम की प्लेयर है, महिला हॉकी टीम की प्लेयर है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी महिला हॉकी टीम मेडल तो नहीं ला पाई, लेकिन इन्होंने उसमें इतिहास रचा था एक मैच में 3 गोल करके। उत्तराखंड की है ये, तो उत्तराखंड ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक नाम और याद रखना, लवलीना बोरगोहेन का। ये बॉक्सर हैं, कहां से हैं? असम से हैं। टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था और अभी इनको असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। अच्छा चलिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन रहे थे। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया? तो आंसर होगा मैक्सिको। तो अभी मैक्सिको में गर्भपात को यानी कि अबॉर्शन को अपराध के दायरे से हटा दिया है, मतलब गर्भपात को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। लेकिन मान लो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि गर्भपात को वैध यानी कि लीगल करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा अर्जेंटीना। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मैक्सिको की, तो ये रहा मैप में मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल मैक्सिको सिटी है, करेंसी है मैक्सिकन पीसो और इसके प्रेसिडेंट हैं लोपेज एब्राडोर। फिर बताइए अभी हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा क्यूबा। तो क्यूबा ने 2 से 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ये जो क्यूबा देश है ये अब्दाला और सोबेराना नाम की कोरोना वैक्सीन लगा रहा है, पर इन वैक्सीनों को WHO की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये लगा रहा है, इसीलिए ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया। अच्छा, अगर कोरोना को लेकर के भारत में हम लोग बात करते हैं तो देखो भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? 16 जनवरी 2021 से पहला टीका लगा था मनीष कुमार को। और टीका उत्सव हम लोगों ने कब से कब तक मनाया था? 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। आपको पता है दोनों डे इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन होता है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। और वैसे 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वैयान गांव। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख है। और अपनी 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। पहला शहर बना था भुवनेश्वर। इसके अलावा याद रखना भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है जाइडस कैडिला, जिसने ही दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जिसका नाम है जाइकोव डी बनाई है। इसकी 3 डोज लगेंगी और ये 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी दी जाएगी। अच्छा, विश्व का पहला टीका किसके लिए तैयार किया गया था और किसने तैयार किया गया था? अच्छा बताइए, विश्व का पहला टीका किसके लिए तैयार किया गया था और किसने तैयार किया था? तो चेचक के लिए तैयार हुआ था। स्मॉल पॉक्स के लिए किसने तैयार किया था? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज का टीका तैयार किया था लुईस पास्चर ने। और रेबीज फ्री होने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? गोवा बना है। अच्छा, वैसे क्यूबा की कैपिटल क्या होती है? हवाना होती है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में नेल्को ने किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नमस्या। नेल्को की फुल फॉर्म होती है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसने जो एप्लीकेशन बनाई है नमस्या, उसकी फुल फॉर्म होती है नेल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगा योग एप्लीकेशन।
और हाँ, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। यहाँ पे योग से आपको कुछ याद आ रहा होगा। इसी से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन तैयार की है किसने? बांग्लादेश ने, फेसबुक की तर्ज पे। उस एप्लीकेशन का नाम बताइए क्या है। बाकी इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो अभी नेल्को ने ये नमस्या नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को MSE यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म व छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। तो इस एप्लीकेशन से नाल्को के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। नाल्को हमने कहा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड फुल फॉर्म हो गई है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर में और इसके CMD हैं श्रीधर पात्रा। याद रखना ये एक नवरत्न कंपनी है और भारत में अगर आपसे पूछा जाए कितनी महारत्न है, कितनी नवरत्न है और कितनी मिनी रत्न है तो बता चुका हूं मैं आपको। 10 आपको मिलेगी महारत्न कंपनी, 14 आपको नवरत्न कंपनियां मिलेगी और 74 आपको मिनी रत्न कंपनी मिलेगी। ये आनंद है ना, आनंद, ये एप्लीकेशन है, इसको अभी LIC ने लॉन्च किया था एजेंटों के लिए। प्रूफ एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था और ये तपस नाम का जो पोर्टल है इसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, जिसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में BBC पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। उनका नाम था रजनी कौल। तो BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रही ये रजनी कौल, इनका भी निधन हो गया। वे न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि 1961 में न्यूज पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी थी, लेकिन इनका भी निधन हो गया। बाकी देखो, अगर पद्मा सचदेव की बात करेंगे तो ये डोगरी भाषा की पहली महिला आधुनिक कवयित्री थी, निधन हो गया इनका। निर्मल कौर तो आप नाम जानते ही होंगे, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की ये कैप्टन रह चुकी हैं। मिल्खा सिंह की ये वाइफ थी, जिनका भी निधन हो गया। वैसे तो मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। अच्छा, मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बाकी मान कौर की बात करेंगे तो सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी ये, 105 साल की उम्र में निधन हो गया। अब 105 साल से आपको कुछ याद आना चाहिए कि 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्र दराज छात्रा थी कौन? भागीरथी अम्मा। इनका भी अभी निधन हो गया। और अम्मा से आपको याद आना चाहिए गौरी अम्मा का नाम, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी ये, इनका भी अभी निधन हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर कौन थी तो चंद्रा नायडू थी। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? S पद्मा देवी थी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, HPCL ने किस शहर में अपना ब्रांडेड स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप इसको खोला है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो देश की तीसरी सबसे बड़ी ईंधन खुदरा विक्रेता है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसने मुंबई में अपना ब्रांडेड स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप उसको शुरू किया है। और इसी के साथ अब ये फ्यूल के साथ साथ ईंधन के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स में भी डील करेगा। HPCL इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही मिलेगा। इसके चेयरमैन कौन है? MK खुराना है। एक BPCL अभी न्यूज में था, इसके अभी अध्यक्ष बने थे कौन? अरुण कुमार सिंह। तो HPCL और BPCL दोनों के अध्यक्षों को नाम याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन जिसका नाम है वाइज पॉइंट ऑफ सेल गो इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने M स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से वाइज पॉइंट ऑफ सेल गो डिवाइस को लॉन्च किया है। यह अपने व्यापारी ग्राहकों को व्यावसायिक भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। यह अपने व्यापारी ग्राहकों को व्यावसायिक भुगतान और एक तरह से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। तो इसको लॉन्च किया कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक की स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर मंगलुरु में आपको मिलेगा। MD CEO इसके महाबलेश्वर MS हैं और इसकी टैगलाइन क्या होती है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। बाकी फेडरल बैंक अभी फेडी नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया था। SBI की बात करेंगे तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। एक तो सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया था, एक आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया था, और जम्मू कश्मीर के डल झील में बोट पर ATM अभी इन्होंने शुरू किया था। HDFC बैंक की बात करेंगे तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना इन्होंने शुरू की थी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किचन वेयर ब्रांड है वंडर शेफ, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर होगा कृति सेनन। तो किचन वेयर ब्रांड है वंडर शेफ और इसने भी कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
बाकी स्मृति मंदाना आप जानते हो क्रिकेटर है ये स्मृति मंदाना, और अभी ये भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल उनके साथ मिलकर के इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दोनों। बाकी नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं ये, और अभी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विद्या बालन की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। अच्छा, ये गाओफोन 502 ये किस तरह का सैटेलाइट है? तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, और ये क्या काम करता है? अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हैं, उन पर निगरानी रखने का ये काम करेगा ये सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया है चाइना ने। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। आप जानते हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पर मिलेगा, और 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो भी बीजिंग में ही होंगे। करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी आपको याद है चाइना ने एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी रखने के लिए, और चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन 1 है, और उसके साथ जो उसने रोवर भेजा था उसका नाम जुरोंग है। और चाइना कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, कब तक का लक्ष्य रखा है? 2060 तक का। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अभी किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा चाइना। चाइना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया गया, हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया बेहतन बांध पर। किस नदी पे है? जिनशा नदी पे है, और ये यांगसी की सहायक नदी है। यांगसी एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी शुरू कर दिया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो गाइस कल के वीडियो में आप लोगों से पूछा था तमिलनाडु के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अभी तक जो पुडुचेरी के थे कौन, RN रवि, वो अब तमिलनाडु के गवर्नर बन गए हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिविजन के लिए मैं एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी, तो आपको वहां पर फॉलो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलते रहे। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।